हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोग की। आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक स्तरीकरण। आपने देखा होगा पहले के जो दो दो टॉपिक है वो हो चुके हैं। कौन कौन से हो चुके हैं, ध्यान से देखिए। पहला हो चुका है समाज की अवधारणा, दूसरा हो गया समुदाय, और आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक स्तरीकरण, परिस्थिति तथा भूमिका। इन सभी तीनों टॉपिकों को हम लोग आज खत्म करना है, ठीक है। और ऐसे ही करेंगे तो 3 से 4 दिन में ये पूरा कंप्लीट। ये बड़ा टॉपिक है, एक प्रकार से कहें तो पूरा समाजशास्त्र का एक 40% भाग इस पूरी यूनिट में है, ठीक है। तो हम लोग आज सामाजिक स्तरीकरण को स्टार्ट करेंगे। आप लोग कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप लोग मैसेज ज़रूर कीजिएगा। और पिछले बार थोड़ा सा साउंड क्वालिटी कुछ कम ठीक थी, एक ने कहा था। हमने प्रयास करेंगे कि इस बार थोड़े बेहतर हो, कुछ कारणों से हो जाती हैं दिक्कतें, लेकिन प्लीज़ आप लोग को समझ में आ रहा है ना। बाकी जितने भी चीज़ें हैं उनको रिवाइज करते रहिए, ध्यान देते रहिए। कोई भी समस्या हो प्लीज़ आप हमें मैसेज ज़रूर कीजिए। और आज 1 तारीख हो गई, मतलब 1 अक्टूबर। पहले की डेट माने तो ठीक 14 नवंबर के हिसाब से एग्ज़ाम होना चाहिए। एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, आगे बढ़ेगा, ये फाइनल केवल आयोग डिसाइड करेगा। लेकिन जो संभावनाएं हैं उस संभावनाओं के आधार पे हमने कहा कि संभावना है कि शायद ये एग्ज़ाम आगे बढ़े, ठीक है। चलिए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं सामाजिक स्तरीकरण के टॉपिक को लेकर। तो ये जो सामाजिक स्तरीकरण है, इस सामाजिक स्तरीकरण को हम लोग ध्यान समझे तो समाज के संपूर्ण सदस्यों को उच्च या निम्न स्थिति में बांट दिया जाए। जब यह विभाजन समाज द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है तो वह सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। इसमें देखिए दो बातें हैं। पहली बात तो जो संपूर्ण सदस्य हैं उनको उच्च या निम्न स्थिति में बांटना, लेकिन ऐसे बांटना जिससे समाज क्या करे, समाज इस बात को यस कर दे कि हाँ ये जो आपने बांटा है वो सही है, मतलब उनकी स्वीकृति मिल जाए समाज की, तो वह कहलाता है सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ क्या है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूहों को उच्च एवं निम्न स्थिति में विभक्त कर दिया जाता है। जब यह विभाजन समाज द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। इसमें भी सेम यही चीज़ बताई गई है। अब देखिए कुछ विचारक हैं, उन विचारकों के आधार पर उनका क्या मत है कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है। देखिए ये जो जितने भी टॉपिक है आप लोग को प्लीज़ ध्यान से समझना है, केवल समझना है, बहुत रटना नहीं है। क्योंकि देखिए सोशलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और इस बड़े टॉपिक में आप कितना भी ध्यान दें ऐसा है ही नहीं कि सब कुछ पढ़ सकते हैं या हम लोग कुछ भी छोड़ें। दोनों ही स्थितियों में जो भी टॉपिक है उनको बस हम लोग को दिमाग में सेट करना है कि यदि इससे कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकें, ठीक है। एक है सदरलैंड तथा वुडवर्ड के अनुसार एक परिभाषा है, उसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। स्तरीकरण साधारण शब्दों में वह अंतःक्रिया अथवा विभेदीकरण की प्रक्रिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उचित स्थान प्राप्त होता है, उसे सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। कुछ क्लियर हुआ आपको। ध्यान से देखिए इसमें भी वही चीज़ बताई गई है, उच्च और निम्न में भेद। रेमंड के अनुसार क्या है, स्तरीकरण समाज का उच्च एवं निम्न सामाजिक इकाइयों में किया गया क्रमागत विभाजन। ये छोटी परिभाषा है, आप लोग याद कर सकते हैं, शायद हो सकता हो कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्लीज़ जब एक कीवर्ड, आप परिभाषा याद करने के तरीके हैं। देखिए जैसे आप इस रेमंड मुरे के अनुसार है, इसमें एक शब्द आया है क्रमागत विभाजन। इस क्रमागत विभाजन के आधार पर आप एक वर्ड याद कर लिया, क्रमागत विभाजन किस परिभाषा में दिया गया है, रेमंड मुरे के अनुसार। हो सकता हो ये शब्द कोई और यूज़ किया हो, तो एक यूज़ किया होगा, दो यूज़ किए होंगे, तो आप इस आधार पर उनको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब उपर्युक्त विद्वानों के विचारों से स्पष्ट होता है कि सामाजिक स्तरीकरण का आशय उस श्रेणीकरण से है जिसमें समाज के सभी सदस्य उच्च एवं निम्न क्रमानुसार इस प्रकार सजे रहते हैं जिससे समाज व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती है। मतलब ये सोशल सिस्टम को बनाने के लिए ही
ये समाज का स्तरीकरण मतलब शब्दों में ध्यान दीजिए, स्तर, समाज के स्तर को व्यवस्थित रूप से रखना, बनाना, देना, यही सब कहलाता है सामाजिक स्तरीकरण। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, मान लो एक प्रदेश है, प्रदेश में पुलिस की संरचना है, पुलिस की संरचना में क्या होगा, एक उच्च अधिकारी होगा, उसके नीचे उससे थोड़ा कम उच्च अधिकारी होगा, फिर निम्न होंगे, ऐसे करते करते एक संरचना बनी होती है, उच्च और निम्न में भेद। जैसे एक उच्च और निम्न में भेद किया, फिर जो निम्न है उससे निम्न वाले में भेद किया, ऐसे ही भेद करेंगे तो वह स्तर जो तैयार हो जाएगा वही सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है, जब हम समाज के आधार पर करते हैं। ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं क्या हैं? सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक होती है। सामाजिक स्तरीकरण मतलब जो स्तरीकरण किया जाए उसका नेचर क्या होगा, वो समाज से जुड़ा हुआ होगा। अभी हमने आपको एक पुलिस संगठन की बात की है, यह एक कानून से जुड़ी हुई प्रकृति है इसकी, इसलिए इसके सामाजिक स्तरीकरण पूरी तरह से हम लोग नहीं कह सकते, यह केवल एक कानून व्यवस्था के आधार पर। लेकिन जब समाज के आधार पर कोई स्तरीकरण होता है तो कहलाता है सामाजिक स्तरीकरण। ठीक है। सामाजिक संस्थाएं इनमें बहुत अच्छा एक रोल निभाती हैं, जैसे शिक्षा, विवाह हो गया, राजनीति आदि, ये सब यह सामाजिक स्तरीकरण को उत्पन्न करती हैं और एक व्यवस्था के रूप में हम लोग देखते हैं। सामाजिक स्तरीकरण प्राचीनतम पद्धति है, मतलब यह जो प्रोसेस है आज की नहीं है। आपने पहले देखा होगा, राजा होगा, राजा के फिर मंत्री होंगे, उसके सिपाही होंगे, निम्न वर्ग होगा, सभी का एक स्तर बटा हुआ है जिसके आधार पर वह समाज स्तरीकरण के रूप में हम लोग देखते हैं। ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है। हर समाज में, चाहे कोई भी समाज होगा, उस समाज में एक उच्च व्यक्ति एक उच्च पद में होगा, एक उच्च पदों की एक श्रृंखला होगी जिसमें कम पद, ज़्यादा पद, सब प्रकार के पद होंगे, या व्यवस्था ऐसी होगी जिसमें चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे हम लोग का ये सभ्य समाज हो, चाहे शहरी समाज हो, ग्रामीण समुदाय, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप हैं। आप ध्यान देखें, विश्व के सभी समाजों और सभी कार्यों में सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप नहीं रहा है, लेकिन देश एवं काल के अनुसार इसके अनेक स्वरूप देखे जा सकते हैं। प्राचीन काल में सामाजिक स्तरीकरण की सरलतम आधार आयुर्वेद और शारीरिक शक्ति था। भारत में जाति प्रथा के आधार पर स्तरीकरण पाया जाता था और यूरोप में वर्ग व्यवस्था और अर्जित गुणों को अधिक महत्व दिया गया था। मध्य युग में क्या हुआ, दास एवं स्वामी स्तरीकरण के दो प्रमुख स्वरूप हो गए, मतलब एक दास वर्ग हो गया, एक शासक करने वाला वर्ग हो गया। मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, हमेशा प्राचीन काल से आज में हर बार जो सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप है वो बदलता ही रहा है। पहले कुछ और था, यदि हम लोग 200 साल 300 साल पहले देखें तो एक पूंजीवादी वर्ग था और एक दास वर्ग था जो केवल काम करता था। ठीक है। और आपको नहीं कोई टॉपिक समझ में आए तो प्लीज़, अक्सर हम बोलते हैं आपसे कि कोई टॉपिक नहीं समझ में आए तो बताइए आप, यदि नहीं होगा तो हम आपको व्यक्तिगत रूप से समझा सकेंगे, आपको हम बता सकेंगे। यदि कमेंट्स है प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको समझ में आना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस वीडियो का। सामाजिक स्तरीकरण जो एक ये टॉपिक है परिणामिक है, मतलब एक रिजल्ट के बेस पे ही सामाजिक स्तरीकरण होता है। ट्यूमेन कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण परिणामिक है, यह समाज में आज समानता उत्पन्न करता है। इस असमानता को हम एक समानता उत्पन्न करता है, नहीं, ये असमानता है, शब्द आ होना चाहिए। ठीक है। असमानता उत्पन्न करता है। इस असमानता को हम जीवन जीने के अवसर तथा जीवन शैली में देख सकते हैं। मतलब कोई व्यक्ति ऊपर होगा, कोई नीचे होगा, कोई बड़ा बॉस होगा, नीचे कर्मचारी होंगे, या हर जगह आप एक लेवल देख सकते हैं, एक स्तरीकरण आपको देखने को मिलेगा। हर एक व्यक्ति के ऊपर आपको एक व्यक्ति मिलेगा,
एक संस्था मिलेगी, एक कानून मिलेगा, और हर एक कानून के नीचे मतलब कहीं ना कहीं वो स्तरों में वो बटा होगा। अब जो सामाजिक स्तरीकरण है उसके आधार हैं, उस आधारों के बारे में हम लोग समझ सके। मुख्य रूप से क्या है, दो भागों में हम बांट सकते हैं सामाजिक स्तरीकरण। मतलब जब हम किसी को बांटेंगे, सीधा सा है, जब हम किसी को बांटेंगे या उनमें तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो उसके बहुत सारे आधार होते हैं। आधार कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्राणी शास्त्रीय आधार, मतलब जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं मनुष्य में, उसके आधार पर यदि आप जब वर्गीकरण करेंगे तो वह होगा प्राणी शास्त्रीय आधार। कैसे? लिंग के आधार पर, मतलब हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री और पुरुष, यहाँ पे दो है, इनके आधार पर हम लोग एक वर्गीकरण करते हैं कि ये स्त्री का समुदाय है, ये पुरुष का समुदाय है, मतलब यहाँ भी वर्गीकरण हो गया। आयु के आधार पर भी हमें, ये बालक हो गया, ये आपका युवा वर्ग हो गया, वृद्ध वर्ग हो गया, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। प्रजाति के आधार पर, प्रजाति बहुत सारी प्रजाति होती है, जैसे कि आपने देखा होगा निग्रो अफ्रीका में होते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर जो दक्षिण भारत में द्रविड़ होते हैं, मतलब हर एक विश्व के महाद्वीपों में अलग अलग आपको प्रजाति देखने को मिलेगी। उन प्रजातियों के आधार पर उनका रंग, उनकी लंबाई, उनका जो है क्या, शरीर का बनावट, ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसके आधार पर ये हम लोग सामाजिक स्तरीकरण प्रजाति के आधार पर कर सकते हैं। जन्म के आधार पर भी कर सकते हैं। कुछ लोग पहले की व्यवस्था होती थी, जो पहले काम करते थे, मतलब जो बहुत वर्ग था, मतलब यदि हमारा मन है कि हम साफ सफाई वाला काम करें तो वो साफ सफाई वाला काम होता था। और कोई किसी का मन है कि हम नई विद्या सीखें, हम धनुर्विद्या सीखें, हम या अन्य ऐसे काम करें जो भी हमारे मन के हैं, तो वह पहले कर्म के आधार पर व्यवस्था होती थी। परंतु आज के समय में जन्म के आधार पर व्यवस्थाएं होने लगी, मतलब कोई कितना भी अच्छा हो, वो व्यक्ति जन्म के आधार पर ही उसके आगे की व्यवस्था। आज भी आपने देखा होगा जो निम्न वर्ग के लोग हैं, वो अच्छी पोस्ट या बहुत ऊंचे स्थान पर आ जाने के बाद भी उच्च जो कुल है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ के लोग बहुत बेहतर तरीके से उनको देख नहीं पाते। कारण क्या होता है? क्योंकि इस कानून आ गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा सा एक व्यवस्था, उस व्यवस्था के तहत ये है कि नहीं, ये जन्म से ही ऐसा है। तो पहले कर्म के आधार पर था, अब जन्म के आधार पर, इसलिए दिक्कत होती है। तो उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, इस तरह से भी हो गया। अब क्या है, शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता। वर्तमान स्वरूप में जो आप बौद्धिक, बहुत सारे आपको एक ऐसा वर्ग हो गया जो जैसे वैज्ञानिक हो गया, बहुत समझदार हो गया, दिमाग का बहुत यूज़ करने वाला वर्ग हो गया, ऐसा वर्ग हो गया, वो शारीरिक व बौद्धिक कुशलता के आधार पर भी एक वर्गीकरण हो सकता है। फिर क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर। अभी क्या होता, प्राणी शास्त्रीय आधार पर, मतलब उनकी शरीर की बनावट के आधार पर वर्गीकरण हो रहा था। अब क्या हो, सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर, मतलब सोशल कल्चर, जो समाज जिस प्रकार से है, व्यवहार करता है, उनके बात करने का तरीका होता है, उनके त्यौहार मनाने का तरीका होता है, या बहुत सारे अन्य तरीके होते हैं, उसके आधार पर भी यह वर्गीकरण सामाजिक सांस्कृतिक आधार प्रदान करता है। ठीक है, चलिए हम लोग, ये क्या हो गया, पहला संपत्ति। संपत्ति, देखिए बहुत ऐसे टॉपिक हैं जो आप अपने आसपास समाज में देखते होंगे, इसको अलग से आपको बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि हम समझें। यदि हमने इस स्तरीकरण की बात की संपत्ति के आधार पर, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा, भाई ये बहुत बड़ा पूंजीपति है, बहुत पैसे हैं, एक गरीब हो गया। स्तरीकरण अपने आप समझ में आने लगा। मतलब आप खुद देख सकते हैं कि यह स्तरीकरण है, या उच्च वर्ग में क्या पूंजीपति है और ये निम्न वर्ग में इस गरीब है, मतलब इसके पास कुछ नहीं है, तो एक स्तर इसका डिसाइड हो गया। व्यवसाय के आधार पर बहुत सारे व्यवसाय अलग करते हैं, कोई पूंजीपति में व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, बहुत सारे सीमेंट्स के उद्योग किसी के पास हो सकता हो, कोई रिटेल का व्यापार करता हो, या कोई ऐसे ही बहुत सारे व्यापार करते, तो उस व्यापार के आधार पर भी परिवर्तन है। ठीक है, अब देखिए धार्मिक धार्मिकता के आधार पर भी सामाजिक स्तरीकरण होता है। आप देख रहे हैं, एक धर्म
जो धर्म कर्म कांड करने वाले हैं, एक ऐसे व्यक्ति, और जो कभी कभार धर्म को नहीं मानते हैं, नास्तिक हो गए, ऐसे लोगों, तो इस आधार पर भी वर्गीकरण हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? राजनीतिक शक्ति। सत्ता एवं अधिकारों के आधार पर भी समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। जिन लोगों के पास सैनिक शक्ति, सत्ता और शासन होती है, उनकी स्थिति उन लोगों में उच्च ऊंची होती है। मतलब राजनीतिक शक्ति जो ज़्यादा पावरफुल होगा, राजनीतिक रूप से सत्ता के रूप में होगा, तो वह भी हो सकता है। ठीक है, मतलब उनका स्तर अलग होगा, इनका स्तर अलग होगा। अब सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार, अभी हमने एक वर्गीकरण है, किस आधार पे वर्गीकरण है। अब सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार क्या हो सकते हैं, मतलब किस टाइप का आप देखने को मिल सकता है। पहला तो है दास प्रथा। दास प्रथा के आधार पर भी एक एक सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार था, जो 18वीं और 19वीं सदी में दक्षिणी अमेरिका में यह प्रमुख रूप से प्रचलन था। बाद में आते आते बहुत ज़्यादा काफ़ी प्रचलित हो चुका था अन्य बहुत स्थानों में। तो एक प्रकार ये हो गया। दूसरा है जागीरें। जागीरों के आधार पर भी है। 3 वर्ग प्रमुख रूप से, एक पादरी, सरदार, जनसाधारण, प्रत्येक वर्ग की जीवन शैली की संस्कृति अलग अलग, मतलब सबका अलग अलग है। एक धर्म के आधार पर वर्गीकरण हो गया, एक बाकी आधार पे हो गया। बहुत सारे ऐसे आधार हैं जिस पे यह वर्गीकरण किया गया था। एक है बंद स्तरीकरण, एक खुला स्तरीकरण। ये बंद स्तरीकरण के आधार पर वर्गीकरण है। इसमें पहला क्या आता है? जाति प्रथा। आज भी आपने देखा होगा, जाति प्रथा एक बहुत महत्वपूर्ण एक रोल निभाती है। आज भी बहुत सारे जाति में भी जो विवाह जैसी संस्था होती हैं, उसमें ये कहा जाता है कि आप अपनी जाति के अंदर ही विवाह करेंगे, या जब अपनी जाति के अंदर ही विवाह होता है तो वो कहलाता है बंद व्यवस्था। और इस बंद व्यवस्था में बंद स्तरीकरण यदि हम लोग देखें तो इसमें भी क्या है, अपने ही जिस कुल में, जिस समाज में आप जन्म लेंगे, उसी में ही आप शादी कर सकते हैं। ये हो गया आपका जाति प्रथा। दूसरा है खुला स्तरीकरण। खुला स्तरीकरण क्या होता है? ओपन। मतलब इसमें क्या होता है, आप अपने काम, अपने व्यवसाय, अपने रीति रिवाज या जो धार्मिक संस्थाएं हो गई या सामाजिक संस्थाएं हो गई, इनको क्या कर सकते हैं आप? इनको आराम से बांट सकते हैं। कहीं ना कहीं कहाँ बांट सकते हैं? मतलब ये आप खुद अपने समुदाय में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और आप कहीं अन्य समुदाय से भी जुड़ सकते हैं। यह खुला स्तरीकरण कहलाएगा। ठीक है। अब है सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख सिद्धांत। जो सामाजिक स्तरीकरण को अभी हमने जो पढ़ा है, वो हमें लगता है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ध्यान से इस बात को समझिए कि जो सामाजिक स्तरीकरण है, उस सामाजिक स्तरीकरण में आप देखिए, पहले तो हम लोग पढ़ लिए कि सामाजिक स्तरीकरण है क्या, ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर दूसरा टॉपिक हमने पढ़ लिया कि सामाजिक स्तर की परिभाषा क्या है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। सामाजिक स्तरीकरण की यदि विशेषताएं हम लोग समझें कि एक्चुअली क्या होता है, विशेषताएं या प्रकार, अभी उसके बाद प्रकार पढ़ा। फिर किस आधार पे हम सामाजिक स्तरीकरण को बांट सकते हैं, वो पढ़ा। ये सब पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ रहे हैं सिद्धांत। इस सिद्धांत को क्या है, 2 विचारधाराएं हैं। एक पहली विचारधारा क्या है, जिसमें ऐतिहासिक स्तरीकरण है, और दूसरी कौन सी है? प्रकारवादी सिद्धांत। तो इस जो ऐतिहासिक स्तरीकरण है, इसको मानने वाले कार्ल मैक्स हैं, मैक्स वेबर हैं, बर्नर हैं, और दूसरी जो विचारधारा है वो पार्सन्स है और किंग्सले हैं। इन्होंने प्रकारवादी सिद्धांत को विकसित करने का प्रयत्न किया है। तो हम लोग थोड़ा आगे इन दोनों चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ऐतिहासिक स्तरीकरण को पढ़ते हैं। इसमें जो मैक्स वेबर है, मैक्स वेबर का सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत जो है वो क्या कहता है? वो कहता है समाज में पाई जाने वाली असमान शक्ति की एक संगठित अभिव्यक्ति सामाजिक स्तरीकरण है। समाज में पाई जाने वाली असमान शक्ति की एक संगठित अभिव्यक्ति सामाजिक स्तरीकरण है। मतलब असमान शक्ति की एक संगठित अभिव्यक्ति, मतलब शक्तियां असमान हो, लेकिन उन असमान शक्तियों का एक स्ट्रक्चर हो, एक व्यवस्थित रूप हो, वह कहलाता है मैक्स वेबर के अनुसार ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो हम लोग वही पढ़ रहे हैं, इसका ऐतिहासिक स्तरीकरण। वो
समाज के सभी सदस्यों में शक्ति का बंटवारा समान रूप से ना होकर असमान रूप से होता है, अर्थात किसी को कम शक्ति और किसी को अधिक शक्ति प्राप्त होती है। समाज में समान शक्ति वाले व्यक्तियों के समूह को वर्ग कहते हैं। विभिन्न भिन्न भिन्न वर्गों में शक्ति का विभाजन जिस रूप में होता है उसी के अनुसार समाज में सामाजिक स्तरीकरण या ऊंच नीच उत्पन्न होती है, इसी के आधार पर होती है। मतलब ये क्या कह रहे हैं, जो वर्गों की शक्ति का विभाजन जो ऐतिहासिक रूप के आधार पर है, उसमें ये कह रहे हैं कि जो शक्ति का विभाजन है वो क्या है, वो समाज में सामाजिक स्तरीकरण ऊंच या नीच के आधार पर उत्पन्न हुआ है, और यही सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत है, मैक्स वेबर का सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत। शक्ति का संबंध मैक्स वेबर जो कहते हैं क्या है, शक्ति से हमारा तात्पर्य उस अवसर से है जिसको एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए सामूहिक क्रिया में भाग लेने दूसरे व्यक्तियों द्वारा विरोध करने पर भी प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, इसमें जो सामूहिक क्रिया है उसमें एक जो उच्च पावरफुल व्यक्ति होता है जिसके पास क्या होता है, अपनी इच्छा से आगे कुछ अवसर मिल जाते हैं, उस अवसर के आधार पर वह यह आगे स्तरीकरण तैयार होता है। ठीक है, इसमें 3 प्रकार से शक्तियाँ बताई गई हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, और जो स्वाभाविक है जिसके पास शक्ति होगी वो ऊपर होगा, जिसके पास शक्ति कम होगी वो नीचे होगा। अब देखिए आर्थिक क्षेत्र में स्तरीकरण, मतलब पहला 3 भाग बांट दिए इसने। आर्थिक क्षेत्र में क्या होगा, जिसमें जो पैसे वाले पूंजीपति होंगे उच्च होंगे, जिसमें नहीं होगा वो निम्न होंगे। दूसरा क्या होगा, सामाजिक क्षेत्र में स्तरीकरण, मतलब इसमें क्या होगा, जिसकी सामाजिक परिस्थिति क्या है वो हम लोग जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं। सामाजिक परिस्थिति में सामाजिक स्तरीकरण का आधार माना गया है, मतलब जैसी ही सामने वाले की परिस्थिति होगी वह उच्च हो गया, और जिसमें कम होगा वह एक स्तर तैयार करके उससे निम्न हो जाएगा। तो इस कारण से परिस्थिति के आधार पर भी सामाजिक स्तरीकरण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में स्तरीकरण सेम वही है, जो सत्ता पाएगा वो उच्च होगा, ऊपर होगा, जो सत्ता नहीं पाएगा वो नीचे होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में आते हैं प्रकार्यवादी सिद्धांत के बारे में। क्या है ये, पार्सन्स का सिद्धांत है। इस मतलब कुछ जो विचारक थे उन्होंने एक सिद्धांत को फॉलो किया और कुछ विचारक थे दूसरे सिद्धांत को फॉलो किया। उसमें से पार्सन्स जो हैं इन्होंने प्रकार्यवादी सिद्धांत को फॉलो किया था या उसके आधार पर ही अपनी विचारधारा बताई थी। इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहा है कि यहाँ इन्होंने इस सामाजिक स्तरीकरण को समझाने के लिए कुछ टॉपिक बताए हैं, जैसे गुण, अर्जित गुण, तीसरा क्या होगा संपत्ति। इन 3 आधारों पर उन्होंने कहा कि यह प्रकारवादी, जैसे क्या होगा, गुण के आधार पर कैसे होगा, गुण के अंतर्गत जन्मजात गुणों को माना गया है। व्यक्ति को अपने आप जन्म लेने के बाद बिना किसी प्रयास के समाज और समुदाय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जाति, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जन्म से ही उसको प्राप्त होते हैं, जैसे क्या, एक जाति हो गई, आपका वंश हो गया, कुछ गुण जो आनुवांशिक रूप से मिलते हैं। ये सब आपकी शरीर की संरचना, ये सब मोस्टली कहीं ना कहीं आपका जो एक संरचना होगी, जो आपका वंशानुक्रम होगा, उस पर बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्जित गुण, मतलब ये तो हो गया जन्म के आधार पर। अब आप जब बड़े होंगे, थोड़ी आगे बढ़ेंगे, तो आप अपनी क्षमता, अपनी हिम्मत, अपनी कैपेसिटी के आधार पर कुछ गुणों को अर्जित करेंगे, वो कहलाते हैं अर्जित गुण। और तीसरा है संपत्ति, कहीं ना कहीं संपत्ति पहले से ही आपके परदादाओं के पास है या नहीं है, तो आपने अर्जित की है, इस आधार पर भी वर्गीकरण करके सामाजिक स्तरीकरण हो सकता है। ठीक है, इन्होंने 3 आधार बताए हुए। अब हम लोग सीधे आते हैं परिस्थिति में। परिस्थिति पढ़नी है। अभी तक हम लोग पूरा सामाजिक स्तरीकरण बेहतर तरीके से खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग परिस्थिति में आते हैं, फिर उसके बाद भूमिका आएगी, और इस प्रकार से ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। जो परिस्थिति है उसके विषय भी हम लोग पढ़ते हैं कि ये है क्या। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसे ही परिस्थिति कहा जाता है।
अभी नहीं समझ में आया, चलिए अभी और परिभाषा देखिए। वो एक विचारक हैं एलियट महोदय, इन्होंने कहा है कि परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जो किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रयासों आदि के कारण प्राप्त होता है। मतलब एक परिस्थिति मतलब होता है एक प्रकार की आपकी स्थिति का निर्धारण हो जाना। उस स्थिति के आधार पर जो कार्य आप करेंगे वही आप वो जो पद कहलाएगा वो कहलाएगा परिस्थिति। ठीक है। यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब आप किस पोस्ट में हैं, किस प्रकार, जैसे आप एक प्रधानमंत्री के पोस्ट में हैं, आप एक प्रकार से जैसे आप एक मुख्यमंत्री की पोस्ट में हो, तो आपको एक सिंपल सा कह सकते हैं सरपंच हैं यदि आप, या एक जगह के नेता हैं या किसान के नेता हैं, वो आपकी परिस्थिति कहलाएगी। वह उसी के आधार पर हम लोग एक पद का निर्धारण करेंगे। कैसे? प्रत्येक समाज में एक परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका का निर्धारण उस समाज में सामाजिक कार्यक्रम एवं मूल्यों द्वारा होता है। संस्कृति यह तय करती है कि किसने किसे कौन सी परिस्थिति प्रदान की जाएगी और यह क्या भूमिका निभाएगा। परिस्थिति की अवधारणा को दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में समझा जा सकता है। एक व्यक्ति की परिस्थिति का संबंध अन्य व्यक्तियों की परिस्थितियों से होता है, उनसे प्रभावित भी होते हैं। जैसे प्राचार्य की परिस्थिति को प्राध्यापकों और छात्रों की परिस्थिति को के संदर्भ में समझा जा सकता है। मतलब एक प्राचार्य का पोस्ट हो गया, इस पोस्ट में बहुत लोग आ सकते हैं, जो प्राचार्य के उस सीट में बैठेगा वही प्राचार्य कहलाएगा। तो यह उसकी परिस्थिति है। मतलब प्राचार्य उसकी एक पोस्ट है, उसका लेवल है कि वह उस पोस्ट में है। एक ही परिस्थिति का निर्वाह अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अपने अपने ढंग से किया जाता है। मतलब प्राचार्य है, उस प्राचार्य में हो सकता है आपने सुना होगा कि यह किसी स्कूल का प्रिंसिपल बहुत तेज है, किसी स्कूल का प्रिंसिपल बहुत कम तेज है, किसी जिले का कलेक्टर बहुत अच्छा है, या किसी जिले का कलेक्टर बस अपना काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यह परिस्थिति उस समय के आधार पर बदलती रहती है। प्रत्येक स्थिति व्यक्तियों के संपूर्ण सामाजिक पद का केवल एक ही भाग है। व्यक्ति समाज में एक साथ अनेक परिस्थिति प्राप्त करता है और विभिन्न अवसरों पर उनके अनुरूप अपनी भूमिका निभाता है। एग्जाम्पल, एक ही व्यक्ति डॉक्टर, पिता, पति एवं पुत्र के रूप में विभिन्न परिस्थिति धारण करता है और उसका निर्वाह अवसर आने पर उसी के आधार पर करता है। क्लियर हुआ? मतलब कहने का मतलब ये है कि उसकी जो पोस्ट है उस पोस्ट के आधार पर, उसकी परिस्थिति के आधार पर वह अपने अलग अलग कार्य करेगा। परिस्थिति के आधार पर संपूर्ण समाज विभिन्न परिस्थितियों में समूहों में बटा होता है। इस स्थिति के आधार पर आप किसी समाज की विशेषताओं को ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक विशेष मूल्य एवं प्रतिष्ठा जुड़ी होती है जो संस्कृति द्वारा निर्धारित होती है। जैसे पश्चिमी देशों में भारत की अपेक्षा स्त्री की प्रतिष्ठा ऊंची है। मतलब हर जगह स्थान विशेष में भी परिस्थिति अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। एक व्यक्ति एक ही समय में कई परिस्थितियों को धारण करता है, किंतु वह सभी का निर्वाह समान योग्यता एवं कुशलता के साथ नहीं कर पाता। एक व्यक्ति अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, किंतु वह असफल व्यापारी और लापरवाह पति भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब जो आपको पोस्ट मिलेगी, जो आपकी स्थिति निर्धारित होगी, उसके आधार पर अब जब काम करेंगे तो हो सकता हो एक ही समय पे मल्टीपल आपको परिस्थिति मिल जाए, में बहुत सारी, लेकिन आप सभी में परफेक्ट नहीं हो सकते। किसी में बहुत अच्छा करेंगे और किसी में कम अच्छा कर पाएंगे। परिस्थितियों के प्रकार। और जो परिस्थितियां हैं उनके प्रकार क्या हैं? पहला प्रकार है प्रदत्त परिस्थिति। ये ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो पहले से आपको एक जन्म के आधार पर मिलती है। जैसे आपने देखा होगा जाति, देखा है ना, ये प्रदत्त परिस्थिति है। इस पे क्या होगा, जो पहले से ही आपको मिलेगा वो कहलाएगा आपको प्रदत्त परिस्थिति। जैसे समाज में कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के गुण पर ध्यान दिए बिना उसे प्राप्त हो जाती हैं। यह परिस्थितियां व्यक्ति को किसी परिवार विशेष में जन्म
लेने आदि के कारण प्राप्त होती हैं। मतलब वो जन्म के आधार पर जो प्राप्त होती हैं वो पहले से ही उसको प्रदत्त। इस जैसे राजा का बेटा पहले राजा था, पहले के समय में जो राजा कौन होता था, राजा का बेटा ही, तो वह उसकी स्थिति पहले से ही मिली हुई कहलाती थी। इस जो प्रदत्त परिस्थितियां हैं इसके निर्धारण के आधार भी अलग अलग। देखिए जो आप लोग ये सुन रहे हैं पूरा कंप्लीट, आप लोग केवल ध्यान से सुनिए, कुछ मत करिए, ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह समाज शास्त्र जो पढ़ रहे हैं बहुत आसान है। बस आपको ध्यान से केवल समझना है और जो क्वेश्चंस आएंगे वह केवल ऐसे आएंगे जो कॉन्सेप्ट बेस पे होंगे। एक सिंपल सा उसने एग्जाम्पल दे दिया कि एक डॉक्टर, अब डॉक्टर का पोस्ट है, वो परिस्थिति है, उसकी भूमिका है या फिर स्तरीकरण है, कुछ भी ऐसा बना दिया जाएगा जिससे आपको लगेगा हाँ इन्होंने पढ़ा है, इसके आधार पर आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब कुछ आधार हैं प्रदत्त परिस्थिति के, वो क्या क्या हैं? एक लिंग भेद, स्त्री और पुरुष स्वाभाविक है, ये तो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। पुरुष की जो समाज में क्या होता है, पुरुष की जो स्थिति होती है वो ऊंची मानी जाती है आज के समय में, और महिलाओं की क्या होती है, नीची मानी जाती है। आयु भेद, इसमें भी आयु भेद में भी है क्या, जो बालक है, प्रौढ़ है, युवा है, इसके आधार पर भी है। फिर नातेदारी है, इसके आधार पर भी, नातेदारी भी बहुत सारे जैविकीय होते हैं, जैसे आप किसी का किसी से रिलेशन है, किसी परिवार में है, तो उसके आधार पर भी यह वर्गीकरण होता है। जन्म, तो जन्म के आधार पर तो होता ही है, ये तो क्लियर ही है अच्छे से कि ये जन्म के आधार पर ही प्रदत्त परिस्थितियां कि इस व्यक्ति ने जन्म कहाँ लिया हुआ है। जाति एवं प्रजाति, जाति स्वाभाविक है, जन्म से ही मिलेगी, और प्रजाति क्या होगा, आप जिस महाद्वीप में पैदा हुए हैं वह उस द्रविड़ में है कि आप दक्षिण अफ्रीका में या अफ्रीका में आप का जन्म हुआ है, तो वहाँ की जो जनजाति होगी वो आप कहीं ना कहीं उसके लक्षण आएंगे। तो मतलब एक प्रजाति का भी के आधार पर भी स्तरीकरण होता है, वही वर्गीकरण होता है। अर्जित, अब इसके बाद क्या है, अर्जित परिस्थिति। ये अर्जित मतलब जिसको आप एडॉप्ट, मतलब अपनी मेहनत से, आप मेहनत से पाते हैं, वो कहलाती है अर्जित परिस्थिति। ये क्या है, शिक्षा, व्यवस्था, संपत्ति, संचय, विवाह, श्रम, श्रम विभाजन आदि का संबंध अर्जित से, मतलब जितने आज मेहनत करेंगे उतनी शिक्षा मिलेगी आपको ना। आज के समय में जितने भी बड़ी पोस्टें हैं वो आपको किससे मिलती हैं, अर्जित। ऐसा तो होता नहीं कि एक आईएएस का लड़का आईएएस हो जाए, ऐसा होता है, नहीं होता ना। तो आईएएस का लड़का आईएएस नहीं होगा, लेकिन एक गरीब रिक्शे वाले का लड़का आईएएस हो सकता है। मतलब जो मेहनत करेगा, जो अर्जित करेगा उसे मिलेगा। अब अर्जित परिस्थिति के आधार क्या क्या है, एक संपत्ति हो गया, संपत्ति आप व्यवस्था कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, कुछ आप पैसा का इकट्ठा कर सकते हैं। व्यवसाय हो गया, अच्छा व्यवसाय, छोटे से एक बड़ा व्यवसाय में आप आ सकते हैं। शिक्षा भी हो गई है, आप हो सकता है घर में आगे कोई अशिक्षित हो, आप बढ़िया डॉक्टरेट या फिर आप जैसे और उच्च शिक्षा में अभी आप डिग्री हासिल कर सकते हैं। राजनीतिक सत्ता, बहुत से ऐसे दल हैं जो बेचारे बहुत गरीब थे, उन्होंने नीचे से उठ के ऊपर आए हैं और बाद में उन्होंने एक बहुत बड़ी सत्ता स्थापित की है, राजनीतिक दल स्थापित किया हुआ है। विवाह, विवाह भी है कि आप किससे विवाह करना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है और आपकी क्षमता योग्यता पर निर्भर करता है, आप उसको अर्जित के अनुसार देख सकते हैं। उपलब्धियां, अचीवमेंट्स भी बहुत सारी हैं कि आप अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, अच्छे वैज्ञानिक हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जन्म के आधार पर, ये अर्जित परिस्थितियां आप ले सकते हैं, ठीक है। अब प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में अंतर क्या है, ये तो आप अच्छे से पता है कि कुछ जन्म के आधार पर होता है, प्रदत्त अर्जित नहीं हो सकती हैं। प्रकृति के आधार पर आपका नेचर क्या है उसके आधार पर भी है, महत्व के आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, प्रतिस्पर्धा के आधार पर, सुरक्षा के आधार पर, अधिकार के आधार पर। देखिए ये सब केवल प्रदत्त और अर्जित, इसको हमने थोड़ा आगे इससे फॉरवर्ड किया कि आप केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। प्रदत्त में वही है जो आपको पहले ही आपको जन्म के आधार या पहले से ही आपको प्रदान की जाती हैं, वो प्रदत्त होती हैं, और अर्जित वो है जो आप अपनी मेहनत, क्षमता के आधार पर अर्जित करते हैं, वो कहलाती है अर्जित। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, ऐसा हम समझ सकते हैं। अब हम आते हैं भूमिका। शुरुआत के स्तरीकरण क्लियर हो गया, सामाजिक स्तरीकरण, फिर हम लोग उसके आगे क्या पढ़े हैं, परिस्थिति पढ़े हैं, अब हम पढ़ रहे हैं भूमिका। भूमिका क्या है, प्रत्येक समाज, इसको बहुत ध्यान समझिएगा, थोड़े लोग कंफ्यूज जाते हैं परिस्थिति और भूमिका में।
प्रत्येक समाज, जो वह आदिम हो अथवा आधुनिक, उसका निर्माण अनेक संस्थाओं और समूहों में होता है। इन संस्थाओं समूहों की एक निश्चित संरचना होती है। प्रत्येक व्यक्ति समाज की संरचना में पदों और कार्यों की अंतः संबंध पर आधारित होता है। व्यक्ति अपने पद के अनुरूप जिन कार्यों का संपादन करता है उसे ही उसकी भूमिका के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? पद अलग हो गया और पद के आधार पर जो कार्य करता है वो भूमिका होती है। नहीं समझ पाए आप? चलिए हम फिर से रिपीट करते हैं। यदि पद है, उस पद के आधार पर जो व्यक्ति की स्थिति होगी वह कहलाएगी परिस्थिति। उस पद में रहते हुए जो वो कार्य करेगा वो कहलाएगी उसकी भूमिका। यदि प्राचार्य है, प्राचार्य का है पद, तो वह प्राचार्य का पद है किसी व्यक्ति को, तो वो कहलाएगा उसकी परिस्थिति, उसका स्टेटस, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं। लेकिन जब वो कार्य करता है, जब वो कार्य करेगा और जो उस पद में रहते हुए कार्य करेगा, तो वह कहलाती है उसकी भूमिका। इसको और अच्छे समझते हैं। प्रत्येक स्थिति के साथ कुछ कार्य भी संबंध होते हैं। सामान्य रूप से अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। किसी भी स्थिति में संबद्ध दायित्वों को ही समाजशास्त्र में कार्य या भूमिका कहा जाता है। मतलब जो दायित्व दिए जाते हैं उस दायित्व को ही आप भूमिका कह सकते हैं। आपकी भूमिका क्या, रोल, आप समझ रहे हैं? एक कलाकार से कलाकार, आप देख सुना होगा रोल, कितना अच्छा रोल कर रहा है वो। कलाकार तो सभी है, लेकिन कलाकार के बाद वह अपने दायित्वों को निभा रहा है, वो कहलाता है भूमिका। क्लियर हुआ? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं लोग। इसी प्रकार सामाजिक पद या स्थिति से संबद्ध कुछ कार्य होते हैं। इस कार्य अथवा भूमिका का निर्माण दो प्रमुख तत्वों के आधार पर होता है। एक समाज की प्रत्याशाएं होती हैं और जो जो आशाएं होती है उन्हीं के अनुरूप बाहरी क्रिया का करना। मतलब कुछ एक एक्सपेक्टेशन होगा, उस एक्सपेक्टेशन के आधार पर जब आप कार्य करेंगे तो आपकी कहलाएगी भूमिका। जब बहुत से अंतः संबंधित व्यवहार प्रतिमान एक सामाजिक कार्य के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं तो उसी सम्मिलित को हम सामाजिक कार्य कहते हैं। प्रकार मतलब जो सामाजिक प्रकार के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं उसे ही सम्मिलित रूप से हम सामाजिक कार्य कहते हैं। चलिए कैसे? अब देखिए, एक एलियट ने क्या कहा था, भूमिका वह कार्य है जिसे वह व्यक्ति प्रत्येक स्थिति के लिए करता है। मतलब जो भी उसकी परिस्थिति होती है, जो भी पद होता है, उसके लिए जो कार्य करता है वही उसकी भूमिका होती है। साजन क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति का कार्य सामाजिक व्यवहार का वह प्रतिमान अथवा प्रारूप है जो कि उसे एक परिस्थिति विशेष में अपने समूह के सदस्यों की मांगों व प्रत्याशाओं के अनुरूप प्रतीत होता है। मतलब जो भी आशाओं के अनुरूप जो कार्य करता है, जो भी अपने पद के अनुसार कार्य करेगा वो कहलाएगा भूमिका। कैसे? और अब विशेषताएं में आ गए। सामाजिक स्वीकृति भूमिका का संपादन व्यक्ति विशेष की इच्छा पर आधारित नहीं है, बल्कि इसका निर्धारण संपूर्ण समाज की स्वीकृति आधारित होता है। इसका कारण यह है कि भूमिका का निर्धारण एक विशेष संस्कृति के नियमों के द्वारा होता है। मतलब एक पद किसी का है, उस पद के आधार पर जो कार्य करेगा वो समाज के प्रतिमान स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके आधार पर ही वो तय होते हैं कि यह व्यक्ति समाज, कोई कबीला है, कोई उस कबीले का हेड है, उस हेड को पहले से ही उसकी संस्कृति मिला हुआ है कि उसका हेड का काम क्या है, उसकी सुरक्षा करनी है, उनके लोगों की व्यवस्था करनी है, ये सब। फिर क्या है? भूमिकाओं की विविधता। भूमिकाओं में विविधता पाई जाती है। एक ही क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाओं का संपादन करना पड़ता है। जैसे परिवार, कॉलेज, क्लब, आर्थिक संगठन, इसमें अलग अलग व्यक्ति। अब एक व्यक्ति घर में है तो परिवार हेड ऑफ द फैमिली के रहेगा। यदि वो किसी अपने ऑफिस में जाता है तो वहाँ एक एम्प्लॉय की तरह रहेगा, भूमिका निभाएगा। यदि वो एक क्लब में खेलने जाता है तो वहाँ एक खिलाड़ी की तरह रहेगा। मतलब सबकी अलग अलग जगह उसकी भूमिका अलग अलग होती है। भूमिका के स्वरूप का निर्धारण सांस्कृतिक मान्यताओं द्वारा होता है। मतलब सांस्कृतिक जो कल्चर होती हैं, मान्यताएं, उनके आधार पर ही वह अपने व्यवहार का स्वरूप, भूमिकाओं का स्वरूप रखता है। ठीक है?
मतलब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने कार्यों में परिवर्तित नहीं कर सकता। मतलब कोई व्यक्ति कोई एक कबीले का यदि हेड है, सरदार है, तो वह अपनी इच्छा से बोले नहीं, मुझे अपने हिसाब से बाहर जाना है, मैं घूमूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था नहीं देखूंगा, या जो मेरा मन होगा वो करूंगा, तो ऐसे की स्थिति में वह अपनी भूमिका को बहुत स्पष्ट नहीं कर पाएगा। सामाजिक व्यवहार की सीमाएं निर्धारित हैं। सामाजिक संगठन एवं सामाजिक जीवन के लिए कार्य या भूमिका का विशेष महत्व है। इसी के द्वारा व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार की सीमाएं निर्धारित होती हैं तथा संपूर्ण समाज से व्यवस्थित रूप से चलता है। मतलब समाज का जो व्यवहार है, सामाजिक व्यवहार है, उसी के आधार पर उसकी सीमाएं फिक्स होती हैं कि आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। मतलब एक लिमिटेशंस होती हैं। गतिशील अवधारणा मतलब ये समय के आधार पर, संस्कृति के आधार पर ये क्या होती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। व्यक्तिगत रुचि का महत्व, कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति की रुचि, हर व्यक्ति का स्वभाव भी निर्धारित करता है कि उसकी भूमिका कैसे होगी। एक ही जिले में 10 साल में 10 कलेक्टर आते हैं, लेकिन तब भी उस 10 कलेक्टरों में से आप किसी एक कलेक्टर को याद रखते हैं क्योंकि उसके कार्य करने का तरीका बहुत बेहतर या बहुत खराब रहा हो। याद आपके किसके, आप किसको याद करते हैं, आप उसी को याद करेंगे ना जिसकी या तो बहुत बेहतर व्यक्ति होगा या बहुत खराब व्यक्ति होगा, उन्हीं को ही अपने दिमाग में आप रख पाएंगे। एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न भूमिका निभाता है, ये तो बताया था हमने आपको। भूमिकाओं का महत्व, भूमिकाओं का महत्व क्या होता है, समाज में बहुत महत्व होता है। हर व्यक्ति समाज में भूमिका क्या होती है, सबकी समान महत्व की होती है। सब व्यक्ति अपने पद, अपने परिस्थिति के आधार भूमिका का निर्धारण करते हैं। क्लियर हुआ। और इसमें प्रमुख भूमिकाएं और सामान्य भूमिकाएं, मतलब स्वाभाविक है, एक जो मेन आपके रोल होंगे, एक क्या होंगे, सामान्य जनरल रोल होंगे। तो मेन रोल में वही है जो आपका, यदि कोई आप सिंपल सा है, प्राचार्य हैं किसी भी महाविद्यालय के, तो आपका मुख्य रूप से क्या है, मेन आपसे ये है कि जो आपकी ड्यूटीज़ हैं वो करनी है आपको। आपको सभी को कौन सी क्लास लेगा, क्या करिए, उसके अलावा कुछ हो सकता है एक्स्ट्रा रोल करने हैं आपको, कि उसका विकास करना है, उसकी बिल्डिंग अच्छा करना है, या फिर उसके रोड बनानी है। ये एडिशनल वर्क हैं जो उस प्राचार्य के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट आपका हो गया। आज सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक भूमिका और फाइनली क्या है आपका, सामाजिक परिस्थिति, इन तीनों को बेहतर समझाया है। बस आप सामाजिक स्तरीकरण का मतलब सीधा सा है, क्या है कि समाज को विभिन्न आधारों पर बांटना। परिस्थिति का मतलब है एक व्यक्ति, एक पद के आधार पर, जो पद होता है आपकी समाज में परिस्थिति होती, स्थिति होती है, वही कहलाती है वह परिस्थिति। और उस परिस्थिति के आधार पर जब आप कोई रोल निभाते हैं, कार्य करते हैं, भूमिकाएं, तो वो कहलाती है वहाँ की भूमिका। क्लियर हुआ। शायद हमें लगता कि आ गया होगा। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, कुछ भी डाउट्स हो, ये नंबर है व्हाट्सएप, आप ना व्हाट्सएप कर सकते हैं, बोल सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक फिर प्रयास करेंगे कि एक नया टॉपिक लेके आएँ और एक ही दिन में पूरा टॉपिक ख़त्म कर दें। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिए। ओके, टेक केयर।